नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। और भारतीय बाजारों के एक्शन पर नजरें रहेंगी। आज नवमी के दिन भारतीय बाजार कुछ पॉकेट्स में तेजी दिखा रहे हैं, कुछ में हमने देखा है मुनाफा वसूली। तो इस समय मार्केट का हाल क्या है, पहले वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ से आगे की चाल और आगे की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। निफ्टी बहरहाल 36 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ 24,962 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कल की तेजी के बाद आज निफ्टी बैंक थोड़ा सा विराम लेता हुआ दिखाई दिया है। 276 अंकों का नुकसान है, लेकिन मिड कैप्स जो है वो अपनी हल्की सी बढ़त कायम रख पाए हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल है पॉजिटिव, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है तेजी और मंदी वाले शेयरों के बीच। आपके लिए लेकर आते हैं कंट्रीब्यूटर्स। और आज मेटल्स में कमबैक जरूर बनता दिखाई दिया है, लेकिन मुनाफा वसूली कहां से हो रही है? कुछ चुनिंदा बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस जैसे स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में दबाव बना है, और साथ ही इन्फोसिस लेकिन कुछ सपोर्ट करता हुआ इस मार्केट को। टीसीएस के नंबर्स ओके थे, ज़्यादा कुछ आतिशबाजी हुई नहीं है, तो स्टॉक में दबाव है। लेकिन इन्फोसिस का आप ध्यान दीजिएगा, वो कुछ कंट्रोल में, टेक महिंद्रा कुछ कंट्रोल में। आज सुबह में तो एचसीएल टेक लाइफ हाई पर पहुंच रहा था, और हिंडाल्को और रिलायंस। याद रखें कि सोमवार शाम को रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे, और उससे पहले थोड़ी बहुत हरकत बनती दिखाई दे रही है। ये अब तक की स्थिति। अब ऐसे में हमारे जानकारों ने किस तरह की पोजीशन ली, किन ट्रेड्स पर ये फिलहाल बैठे हैं, उसका जायजा ले लेते हैं। तो कल तक दरअसल एक अच्छा मुकाबला बन रहा था, और वो मुकाबला अब भी जारी है अमोल और अरुण कुमार मंत्री के बीच। अरुण लीड कर रहे हैं 13.4% के रिटर्न्स के साथ, और 12% के रिटर्न्स के साथ ठीक पीछे है अमोल। देवांग 0.14% के हल्के से नेगेटिव रिटर्न्स दिखाते हुए। तो मुकाबला बहुत ही जोरदार हो गया है। अब अमोल बताइए, क्या तरकीब अपनाएंगे कि अरुण को आप ओवरटेक कर सके? कुछ ऐसा सोचा है आज? काफी अच्छे प्लेयर है, उनको बीट करना इतना आसान नहीं है। बट ओवरऑल आई थिंक अगर हम मार्केट के बारे में देखते हैं तो मुझे लगता है कि मोमेंटम स्टॉक पे ज्यादा फोकस रहेगा। थोड़ा आज एक्टिविटी डल है, बट ब्रेकआउट ट्रेड पे ज्यादा फोकस रहेगा। ब्रेकआउट ट्रेड्स पर फोकस। और अरुण, आपकी क्या रणनीति रहेगी और आगे बढ़ने के लिए? हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग सभी। देखिए, सेम वही रणनीति है, ब्रेकआउट वाले स्टॉक, जैसा कि अमोल ने कहा, क्योंकि ये गेम शो ओवरऑल मोमेंटम वाला है, तो ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स ही रखने चाहिए। और सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे कल डिफेंस चल रहा था, आज कोई दूसरे सेक्टर चल रहे, तो सेक्टर स्पेसिफिक के लीडर को पकड़ के चलते हैं। तो मुझे लग रहा है ब्रेकआउट स्टॉक्स वाले ही रिटर्न्स को ऊपर लेके जा सकते। ओके, तो ये ब्रेकआउट स्टॉक्स के नंबर्स, ब्रेकआउट स्टॉक के परफॉर्मर्स आपके लिए लेकर आएंगे। देवांग, आपकी क्या रणनीति होगी, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आज के ट्रेड को? सेम रणनीति है, मोमेंटम स्टॉक्स और ब्रेकआउट स्टॉक्स में ही हम देखना चाहेंगे। चलिए, अब देखते हैं किस तरह के ब्रेकआउट स्टॉक्स कौन पहले पकड़ लेता है। पहले तो हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ आउट परफॉर्मर्स। एक तो अमोल अठवले का पूरा कन्विक्शन था ईआईएच में, आई थिंक हफ्ते की शुरुआत से स्टॉक के साथ बैठे हुए हैं, और वहां पर अब रिजल्ट्स आ रहे हैं। 10.5% का इजाफा, और इस स्टॉक ने इनफैक्ट इनके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा रौनक लाई है। बीईएमएल, अरुण का रिटर्न 4% बना है स्टॉक में, और गुजरात एल्कलीज भी इनफैक्ट बहुत तगड़े रिटर्न्स कमा कर गया है देवांग के लिए। तो आज के लिए क्या रणनीति हो वो हमने समझ लिया। अब किन ट्रेड्स पर फोकस रहेगा वो आपके लिए लेकर आते हैं। पहले तो अरुण का पोर्टफोलियो दिखाइएगा। अरुण इनफैक्ट एक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के साथ बने हुए हैं, और बीईएमएल में आज इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है 3886 के लेवल्स पर। बताइए अरुण, नया ट्रेड। अच्छा जी, अगेन मिड कैप वाला ही स्टॉक रहेगा। त्रिवेणी टर्बाइन में बाय करने की सलाह है। 785-86 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 840 के पास जाने के लिए तैयार है, तो त्रिवेणी टर्बाइन को बाय करें। 762 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 840 तक के टारगेट। 840 के लिए त्रिवेणी टर्बाइन में एक बाय कॉल इस समय आता हुआ। स्टॉक 5.5% ऊपर है बाय द वे, और 840 की तरफ ये अपनी चाल खेल सकता है। ये अरुण का कॉल। लेकर आते हैं आपके लिए देवांग का पोर्टफोलियो। तो एबीबी इंडिया और एचडीएफसी लाइफ, ये दो ट्रेड्स हैं जो देवांग अभी भी होल्ड कर रहे हैं। गुजरात एल्कलीज, जिसमें इनके 5% तक के रिटर्न्स बने, वो प्रॉफिट उन्होंने वहां पर बुक किया, तो ऑब्वियसली उसका कुछ फायदा इनके पोर्टफोलियो में बनता दिखाई देगा। देवांग, फिर एक ही स्टॉक ऐड करेंगे आज या अब तक? यस, एक स्टॉक ऐड करेंगे। मेटल सेक्टर से काफी अच्छा हमें मोमेंटम देखने मिला है, तो हिंडाल्को खरीद यहाँ पे ऐड करने की सलाह रहेगी। 726 का स्टॉप लॉस रखना है 783 के टारगेट के लिए। 783 के टारगेट के लिए हिंडाल्को में एक बाय साइड का ट्रेड। एचडीएफसी लाइफ
के साथ एबीबी है और अब हिंडाल्को आपके लिए स्क्रीन पर आता हुआ। और ये टॉप परफॉर्मर है आज बाय द वे निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में। 783 टारगेट, 726 का स्टॉप लॉस। चलिए अब देखते हैं अमोल का पोर्टफोलियो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। और अमोल के केस में भी अगर आप ध्यान दें, जेके लक्ष्मी सीमेंट के साथ ये बने हुए हैं। हैप्पीएस्ट माइंड भी इनके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है। आईटी में थोड़ा सा रिवर्सल आने लगा है। कल हालत खराब थी, लेकिन आईटी स्टॉक्स में अब कुछ स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। इस पर आगे हम डिटेल में बातचीत भी करेंगे। अमोल, आप क्या जोड़ने वाले हैं? एक जी शिपिंग अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1262 के आसपास अभी चल रहा है। 1350 के पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1232 का। एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन हुआ था डेली और वीकली चार्ट्स पे, उसके बाद एक थोड़ा सा 2 दिन में करेक्शन एक्शन में देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक ओवरऑल टेक्सचर अच्छा है। आई थिंक ये रिवर्सल यहाँ से होता है तो आने वाले दिनों में इसमें भी एक अच्छा खासा फ्रेश अप ट्रेंड रैली देखने को मिल सकता है। ओके, तो एबीबी इंडिया और एचडीएफसी लाइफ ये वो ट्रेड है जो आपने ले लिया। अमोल, क्या आप जी शिपिंग को चेंज कर पाएंगे? स्टॉक को हम नहीं कवर करते। आई थिंक आपके साथ वो अपडेट शेयर कर दिया था पहले। मे हैव मिस्ड या सॉरी ओके। मैं महिंद्रा लाइफ भी अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 498 के महिंद्रा लाइफ में आई थिंक देखते तो 498 के आसपास पीक किया था। 535 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और 486 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। काफी एक बड़ा सेल ऑफ हुआ है स्टॉक में, उसके बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन है। मुझे लगता है ये टेक्सचर अच्छा है। ये मोमेंटम इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि टेक्निकल बाउंस बैक आने वाले दिनों में स्टॉक में आ सकता है। ओके, तो टेक्निकल बाउंस बैक की तरफ इशारा। 2% के रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं। 535 यहाँ पर आपके लिए टारगेट रहेगा महिंद्रा लाइफ में एंड 486 आप स्टॉप लॉस के तौर पर रखेंगे। ये आ गए हैं ट्रेड्स। मेरे ख्याल में आप लोगों का पोर्टफोलियो पूरा भर गया है। अब कुछ और बदलने की ज़रूरत होगी तो आप उस पर गौर कर सकते हैं। इस समय एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फोकस रहेगा आईटी कंपनियों पर। एक तो हैप्पीएस्ट माइंड पोर्टफोलियो का हिस्सा है अमोल का, उसके साथ ये बने हुए हैं। निफ्टी आईटी में एक पुल बैक आ रहा है और टीसीएस के नतीजे आ चुके हैं। अब इससे क्या समीकरण बैठेंगे और टीसीएस क्या इंडिकेशन दे रहा है बाकी कंपनियों के लिए, उस पर बातचीत होगी ब्रेक के बाद। Molia Steel presents Majboot Stocks of the Day. स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आईटी कंपनियां रेडार पर रहेंगी। निफ्टी आईटी आपके स्क्रीन पर पहले लेकर आते हैं, जहां पर आज कल की बिकवाली के बाद थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल रहा है। दरअसल टीसीएस के तिमाही नतीजे आ चुके हैं। सेकंड क्वार्टर में डॉलर आय से कोई कंप्लेंट्स नहीं है, 2% तक की डॉलर आय, लेकिन मार्जिन जहां पर सेकंड क्वार्टर में लार्जली बढ़ता है, इस बारी दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट मार्जिन में लगभग 60 से 70 बेसिस पॉइंट का प्रेशर था, जहां पर हम उम्मीद कर रहे थे कि 30 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही कंपनी ने यह कहा है कि डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी कॉशियस है। डील विन के लिहाज से स्थिति क्या है? $8.6 बिलियन ये कंपनी ने डिलीवर किया। पिछले क्वार्टर में $8.3 बिलियन के आसपास था। पिछले कई क्वार्टर्स का अगर आप एवरेज लें तो नियरली $9 बिलियन प्लस रहता है, लेकिन 8.6 भी ठीक ही है। लेकिन ये नंबर्स से क्या पढ़ना चाहिए? हमारे साथ SBI सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल है। सनी, पहले तो टीसीएस पर आपका टेक दीजिए, क्योंकि आज सुबह में ये स्टॉक खुला कमजोर, फिर निचले लेवल से दिख रही थी थोड़ी सी रिकवरी, अभी भी 1.5% नीचे है। बाकी आईटीओ में कंपनियों में तेजी आ गई है, ये नहीं चला। नंबर्स पर आपकी एनालिसिस क्या है? आप भी क्या निराश है मार्जिन्स को लेकर? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। आई थिंक कहीं ना कहीं 2-3 चीजों पे मैं फोकस करना चाहूंगा। जो डिमांड एनवायरनमेंट है, जहां एक नैरेटिव बना था क्वार्टर 1 के बाद की बहुत अच्छा डिमांड एनवायरनमेंट हो जाएगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आती दिखेगी। मुझे लगता है कि वहां कहीं थोड़ा सी एक अगेन कॉशियस स्टांस सी कमेंट्री से निकल के आई है रिजल्ट के बाद। ऐसा लगता है कि अभी भी जो क्लाइंट्स है यूएस में और यूरोप में, वो थोड़े से डिस्क्रिशनरी स्पेंड को लेकर कॉशियस है और कोई बहुत एग्रेसिव स्पेंडिंग हम देख नहीं रहे हैं।
हालांकि मैनेजमेंट ने एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया है कि रेट कट के चलते कहीं ना कहीं शायद इसमें जो इम्प्रूवमेंट है Q4 से देखने मिलेगा। और एनीवे Q3 जो होता है वो रिलेटिवली वीकर क्वार्टर होता है, जहाँ फरलॉक ज्यादा होती है, हॉलीडे ज्यादा होती है। तो उसके चलते हमें लगता है कि जो रिकवरी के जो चांस थे Q3 में वो कहीं ना कहीं Q4 में शिफ्ट होते नजर आए हैं। और रही मार्जिन की बात, तो डेफिनेटली मार्जिन प्रेशर में रहे हैं। उसके दो कारण हैं। एक, बेसिकली अगर आप यूटिलाइजेशन लेवल देखेंगे तो पीक पर है टीसीएस के लिए, और आगे जाकर के जिस तरह से रिक्रूटमेंट आगे टीसीएस को करना होगा, एट द सेम टाइम टू सम एक्सटेंट एट्रिशन रेट भी हमने 8 क्वार्टर के बाद बढ़ते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है कि इवन मार्जिन ने थोड़ा निराश भी किया, और आगे जाकर भी कोई Q3 में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होते नहीं दिखेगी। तो काइंड ऑफ ठीक ठाक ही नतीजे रहे थे टीसीएस के। तो मुझे लगता है कि अब स्ट्रीट की जो बेसिकली जो की मॉनिटरेबल रहेगा स्ट्रीट के लिए, वो रहेगा जी। Q4 के नंबर, तो FY26 की ग्रोथ के नंबर पर ध्यान रहेगा। Q3 एनीवे रिलेटिवली सॉफ्टर रहता है। और बाकी कंपनियों का फिर प्रदर्शन स्पीच क्या रहेगा? और मैं आपको स्पेसिफिकली ये पूछना चाहती हूँ कि इन्फोसिस क्या डिलीवर करेगा। ऑफ कोर्स बीच में HCL टेक के नंबर्स आएंगे, फिर इन्फी के नंबर्स आएंगे। इन्फी के केस में आपने गौर किया होगा सनी कि एटलीस्ट Q1 में पियर्स के सामने इनकी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ज्यादा बेहतर थी। क्या वही रन रेट से कंपनी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है? क्या ये इन्फी आउटलायर रह सकता है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में? यस, लाइकली लगता है कि पिछले क्वार्टर का मोमेंटम भी शायद इन्फोसिस में कंटिन्यू होने की उम्मीद है। और एक कहीं ना कहीं स्ट्रीट को ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद जो गाइडेंस है हल्का सा इन्फोसिस में हम बढ़ते हुए देखेंगे। तो लेट्स सी, देखना होगा कि किस तरह के नतीजे इन्फोसिस डिलीवर करता है। यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि Q1 में काफी अच्छे नतीजे दिए थे, आउटलायर था। लेट्स सी अब ये क्वार्टर में कैसे डिलीवर करता है इनको। तो इस समय अगर आपने बेट लेना हो आईटी में, क्या करेंगे? डिप्स पर टीसीएस खरीद रहे हैं या फिर यू स्टे विद द होपफुल इन्फोसिस? अगेन एक मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि यहाँ जिसे भी आईटी में अब व्यू लेना है या पोजीशन लेना है, तो थोड़ा सा हॉराइजन लंबा रखना होगा। क्योंकि जो एक नैरेटिव बना था Q1 के बाद डिमांड एनवायरनमेंट को लेके इम्प्रूवमेंट होगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस नजर आ रहा है अभी भी। तो जो व्यू है थोड़ा सा लंबा लेना होगा। और अगर मुझे यहाँ कोई कंपनी चूज करनी होगी, तो रादर देन गोइंग फॉर Tier 1 आईटी कंपनी में Tier 2 आईटी कंपनी पे फोकस करना चाहूंगा, जहाँ रिलेटिवली ग्रोथ बेहतर है। कंपनीज लाइक फर्स्टसोर्स लिमिटेड और फॉर दैट मैटर परसिस्टेंट, इनके ऊपर मेरी ज्यादा रिकमेंडेशन रहेगी रादर देन गोइंग फॉर Tier 1 कंपनी। ओके, क्योंकि आपने Tier 2 का जिक्र किया, फिर टाटा एलेक्सी की भी बात कर लेते हैं। क्योंकि टाटा एलेक्सी बाय फार बेटर लग रहा है, डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली है। एंड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस जो इनके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है वही ड्राइव कर रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में थोड़ा सा धीमापन है, इनका दूसरा बिजनेस भी थोड़ा सा फीका है। क्या ट्रांसपोर्टेशन के बल पर ये स्टॉक अपनी आउट परफॉर्मेंस जारी रख पाएगा? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो ईवी प्रोग्राम है ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वहाँ कहीं ना कहीं ग्लोबली एक स्लोडाउन होते दिखा है। तो जो पुराने जो डील्स है वहाँ हम एक रैंप अप होते हुए दिख रहे हैं, बट जो नए डील विन थे उसमें कहीं ना कहीं स्लोडाउन है। तो मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन एज अ सेक्टर, जो कि एक काफी आईटी कंपनीज के लिए ग्रोथ ड्राइवर था, वहाँ एक अगेन वहाँ भी एक स्लोडाउन नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि Q1 में जिस तरह से कमेंट्री दी थी टाटा ईएलएक्सी की मैनेजमेंट ने, Q2 में इतने कॉन्फिडेंट नहीं नजर आए। मुझे लगता है कि अगेन मेरा व्यू न्यूट्रल रहेगा रादर देन गोइंग फॉर एग्रेसिव बाइंग ऑन टाटा ईएलएक्सी एट करंट जंक्चर। क्या टाटा एलेक्सी में फिर वैल्यूएशन की भी दिक्कत है सानी? यस, डेफिनेटली आई थिंक सभी Tier 2 आईटी कंपनीज में वैल्यूएशन थोड़े ऊंचे ही हैं। तो यस, वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है टाटा ईएलएक्सी के। तो थोड़ा सा संभल कर सावधान रहे। और Tier 2 में इनफैक्ट फर्स्ट सोर्स, एक आपने फर्स्ट सोर्स कहा, दूसरा क्या पिक है? दूसरा रहेगा परसिस्टेंट। फर्स्ट सोर्स और परसिस्टेंट पर आप ज्यादा जोर देना चाहेंगे। शुक्रिया सनी हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो सनी अग्रवाल से डिटेल में बातचीत की, आईटी कंपनियों से अब क्या एक्सपेक्ट करें, और स्पेशली टीसीएस का जो परफॉर्मेंस है उसके बाद अब सभी की नजरें इन्फोसिस पर ही रहेगी, जिसने पिछले क्वार्टर में एटलीस्ट कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर आउट परफॉर्म किया था। एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और साथ ही साथ खिलाड़ी नंबर 1 का एक रिकैप भी आपके लिए लेकर आएंगे।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स एक एक दे दिए हैं, फिलहाल कोई बदलाव नहीं, और देखेंगे फिर दोपहर में किस तरह का कॉल लेते हैं, कुछ ट्रेड बदलना है तो। जो ट्रेड्स आए हैं वो आपके सामने एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ। तो पहला है पोर्टफोलियो अरुण कुमार मंत्री का। अरुण ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के साथ अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। यहाँ पर 1838 का टारगेट दिया था, 1672 का स्टॉप लॉस है। जो नया ट्रेड आया वो है त्रिवेणी टर्बाइन में 840 का टारगेट और 762 के स्टॉप लॉस के साथ ये जा रहे हैं। दोनों में परफॉर्मेंस क्या बेहतर दिख रहा है, तो 1.5% की कमाई गार्डन रीच कर रहा है, त्रिवेणी टर्बाइन ओके है, 0.21% तक के रिटर्न्स देता हुआ। अब आइए आप अगले पोर्टफोलियो पर, और वो है अमोल का। अमोल ने एक तो जेके लक्ष्मी सीमेंट कैरी किया, 850 का टारगेट, 809 स्टॉप लॉस। हैप्पीएस्ट माइंड के साथ ये बने हुए हैं, 860 का टारगेट, 796 का स्टॉप लॉस। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस नया जोड़ा है, 535 का टारगेट और 486 का स्टॉप लॉस बना है। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन में जेके लक्ष्मी 2% जोड़ता हुआ, महिंद्रा लाइफ और हैप्पीएस्ट माइंड थोड़े से ठंडे जरूर हैं। अब आप लेकर आइएगा देवांग का पोर्टफोलियो। तो देवांग ने एक तो एबीबी इंडिया कैरी किया 8980 के साथ, टारगेट है 8180 स्टॉप लॉस। एचडीएफसी लाइफ 760 का टारगेट, 699 का स्टॉप लॉस, और हिंडाल्को 783 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 726 का रहेगा। देखिए रिटर्न्स क्या बन रहे हैं। एबीबी 0.22% का योगदान दे रहा है, हिंडाल्को 0.01% तक का योगदान देता हुआ। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन कहां पर पहुंच रहा है, क्या स्थिति बन रही है, वो आपके सामने है। देवांग पॉजिटिव में है, 5% की कमाई यहां पर होती हुई इनके पोर्टफोलियो की। अमोल 11.29% के रिटर्न्स पर और नियरली 17% के रिटर्न्स हो चुके हैं अरुण कुमार मंत्री के। ये है फिलहाल आपके लिए अब तक का ताज़ा हाल। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस हफ्ते हमारे लिए समय निकालने के लिए। आज मार्केट बंद होते ही खुलासा होगा इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनता है। एंड आप सबको एडवांस में दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। इस बीच वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते एक तो कच्चा तेल स्क्रीन पर रखिएगा, सोने का भाव स्क्रीन पर रखिएगा, और एक बार मार्केट भी आपके लिए लेकर आएंगे। निफ्टी है 63 पॉइंट नीचे, 400 पॉइंट देखते ही देखते निफ्टी बैंक आ चुका है। इजराइल कैबिनेट की बैठक हुई है, अभी तक ईरान के खिलाफ किसी तरह के एक्शन पर बात नहीं हुई है या फिर फैसला नहीं आया है। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आता हुआ, इस पर नजरें रहेंगी, क्योंकि डर यही था कि शायद इजराइल ईरान के हमलों पर रिटेलिएट करता हुआ दिखाई देगा। मार्केट आपके स्क्रीन पर हम लेकर आ गए। कच्चा तेल एक बार रेडार पर रहना चाहिए, क्योंकि कच्चे तेल में इन्हीं डेवलपमेंट्स के बदौलत हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव बनता दिखाई दिया। कल फिर से थोड़ा सा हमने देखा है स्विंग्स देखने को मिले थे। लेकर आइएगा, ब्रेंट $79 के आसपास स्टेडी है। ये फिलहाल अब तक की डेवलपमेंट है, अच्छी डेवलपमेंट है मैं कहूँ तो। लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स पर ही नजरें रहेंगी।